नीला बॉक्स आ गया। अब आप देखो इस किताब के अंदर ये जो बातें बताई जा रही है यहाँ पर नीले बॉक्स के अंदर क्यों बताई जा रही, इसका मकसद है, मैंने कहा कि एनसीईआरटी को बहुत सोच समझ के बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने उसको समझ के लिखा है, बहुत गुणी लोगों ने इनको लिखा है। कभी इनकी लेखक की टीम देखिए और उसमें जेवी नार्लेकर का नाम आता है, जयंत विष्णु नार्लेकर का। उनको कभी विकिपीडिया पे ढूंढिए, कभी फुर्सत में पाइए, गूगल उनको करिए कि हु इज़ जेवी नार्लेकर, आप पाओगे कि क्या व्यक्ति है वो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, जिन व्यक्ति के साथ काम किया उन्होंने वो नोबेल लॉरेट लेवल के थे। अगर उतनी राजनीति ना चल रही होती तो शायद जेवी नार्लेकर भी अपने गुरु जी के साथ भौतिकी का नोबेल पा चुके होते, पर वो अलग उसकी कहानियाँ हैं। तो नार्लेकर जी इस लेखक टीम के हेड हैं, इस एनसीईआरटी बुक के लेखक टीम के हेड हैं और भौतिक विज्ञानी हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि किस स्तर की चीज़ें। और भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में तो उन लोग के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दे आर द मास्टर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। चलो भाई, विद्युत तथा चुंबकीकरण का एकीकरण बहुत मजबूत सा सिद्धांत होता है फिजिक्स में। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक विषय माने जाते थे। हम 1860 के पहले की बात कर रहे हैं, 1820 के पहले की बात कर रहे हैं। प्राचीन काल तो और पहले का हो गया। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक विषय माने जाते थे। विद्युत के अंतर्गत कांच की छड़, बिल्ली के समूर, बैटरी, तड़ित आदि के आवेशों पर चर्चा होती थी, जबकि चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबक, लोहे की छीलन, चुंबकीय सुई आदि के अन्योन्य क्रिया का वर्णन किया जाता था। मैग्नेट कंपास की बात होती थी। सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने पाया कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या पाया, जरा समझो। ऑस्टेड ने ये देखा, प्रयोग किया। ऑस्टेड ने प्रयोग करके देखा कि जैसे एक तार है, जस्ट अ मिनट, इसको रंग बदलती दुनिया, हाँ, जैसे मान लो कि हमारे पास एक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। अब उन्होंने इसके बगल में एक सुई रखी जिसमें कि मैग्नेटिक निडल थी। ये सुई है, इसका नॉर्थ सिरा है, ये साउथ सिरा है। तो जब वो सुई को रख रहे थे तो वो पा रहे थे कि जो सुई है ये इस तार के अगल बगल रखने पर अलग तरीके से डिफ्लेक्शन दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये अर्थ के नॉर्थ साउथ को नहीं पहचान रही है, इस तार के इर्द गिर्द कोई नॉर्थ साउथ पहचानने का प्रयास कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस तार के चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जिसको ये सुई महसूस कर रही है। ये ऑस्टेड ने 1820 में इस चीज़ को देखा था, ये लिखा है आपने। 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने पाया कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। एम्पियर भी उसी समय के लगभग थे। एम्पियर तथा फैराडे ने इन प्रेक्षण को यह कहकर पोषण किया कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। वो कहते हैं कि जब करंट फ्लो करती है, करंट बहती है, तो उसकी वजह से चुंबकीय गुण आ जाते हैं। अब आपके पास दिमाग में सवाल आएगा क्यों, तो इसका जवाब दिया था आइंस्टीन ने, जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905 में। पढ़ोगे, जब बीटेक करोगे फर्स्ट ईयर में तो आप पढ़ोगे तो उसका क्या कैसे वहाँ होता है। तथा गतिशील चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो एम्पियर कहते हैं कि जब करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। वो ऑस्टेड के प्रयोग और एम्पियर के निष्कर्ष में एक हफ्ते का अंतर था। 1820 में ही एक हफ्ते एक महीने का अंतर था। ऑस्टेड जब अपना प्रयोग बताते हैं दुनिया को, और उसके लगभग एक महीने के ऐसे कुछ समय के बाद एम्पियर भी एम्पीरियन परिभाषा को देते हैं। एम्पियर ने धारा की परिभाषा दी थी। तो ये दोनों लगभग आगे पीछे के ही वैज्ञानिक हैं। तो ये दोनों एम्पियर ने और ऑस्टेड ने ये बताया कि जहाँ करंट फ्लो करती है, धारा के बहने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे इसका उल्टा कहते हैं। तो अगर चुंबक को हम गतिशील करा दे तो विद्युत धारा उत्पन्न होनी चाहिए। ये दोनों लोग मिलकर कहते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व के एकीकरण तब स्थापित हुआ जब स्कॉटलैंड के भौतिकविद मैक्सवेल तथा हॉलैंड के भौतिकविद लॉरेंज ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने दर्शाया कि ये दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उसके बाद 1860 तक आते आते 1840 में फैराडे काम था, 1860 आते आते मैक्सवेल वहाँ पे काम करते हैं और वो कहते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकत्व का गुण है और जो वैद्युत गुण है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे पे पारस्परिक निर्भरता रखते हैं।
चुंबकत्व का होना विद्युत गुणों के साथ जुड़ा हुआ है और विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के साथ हम चुंबकीय गुण को जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलहदा विषय नहीं है। चुंबकत्व एक अलग चीज और विद्युत प्रभाव एक अलग चीज, बिल्कुल इस तरह से नहीं है। दे आर, वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो आपस में एकीकरण है उनका, वो दोनों एकीकृत है, अलग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक सिक्का है, सिक्के के एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है। अब आप लगातार हेड हेड देख रहे हो तो आपको लगता है खाली हेड ही है, एक उधर का व्यक्ति टेल टेल देख रहा है तो उसको लगता है टेल है। एक आदमी क्या करता है, सिक्का लेता है और दोनों को पलटता है ऐसे, कहता है अरे ये तो दोनों एक ही के दो हिस्से हैं। तो मैक्सवेल लॉरेंज वो लोग थे जो सिक्के को पलट रहे थे, वो चुंबकीय गुण और विद्युत गुण को मिला एकीकृत होता हुआ देख रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकत्व क्षेत्र कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमारे चारों ओर की अधिकांश परिघटनाओं की व्याख्या वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत की जाती है। हमने अगल बगल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या वैद्युत चुंबकत्व के आधार पर समझा सकते हैं। वस्तुतः वे सभी बल जिनके विषय में हम विचार करते हैं, जैसे घर्षण, पदार्थ को संयोजित रखने के लिए उनके परमाणुओं के बीच लगने वाला रासायनिक बल, यहाँ तक कि सजीवों कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले बल का उद्भव भी वैद्युत चुंबकीय बलों से हुआ है। वैद्युत चुंबकीय बल प्रकृति के मूल बलों में से एक है। हम यहाँ पे कह रहे हैं, आप घर्षण देखते हो, रगड़ते देखते हो, घर्षण का कारण क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वैद्युत चुंबकीय प्रभाव से उसको समझा सकते हैं। कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जब हम तमाम तरह के सॉल्ट हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ये सारे जो सॉल्ट होते हैं, ये कैसे हमारी कोशिकाओं के उस ऊर्जा संचरण के साथ जुड़े होते हैं। तो उनमें भी उनकी फील्ड, उनकी चार्ज, उनका इलेक्ट्रो बिहेवियर जो होता है वो प्रभावी होता है, और वो भी हम ऐसी वैद्युत चुंबकीय प्रभाव के से समझा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में हमारे हैं, जो वैद्युत चुंबकीय तरीके से समझा सकते हैं। तो हमारी प्रकृति में जो 4 तरह के बल माने जाते हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण बल, मतलब स्ट्रांग फोर्स, वीक फोर्स, ये सारे जो फोर्स है उन 4 फोर्सों में से एक होता है विद्युत चुंबकीय बल। मैक्सवेल ने 4 समीकरण प्रस्तुत किए जिनकी क्लासिकल विद्युत चुंबकत्व में वही भूमिका है जो यांत्रिकी में न्यूटन की गति की समीकरणों तथा गुरुत्वाकर्षण नियम की है। तो जिस तरह से मैक्सवेल के 4 नियम वही स्थान है जो न्यूटन के नियम है मैकेनिक्स में। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया, उन्होंने मतलब मैक्सवेल ने, कि प्रकाश की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है तथा इसकी चाल केवल विद्युत तथा चुंबकीय मापों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो अभी आप समझ लो ये मैक्सवेल के काम की चर्चा हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रकाशिकी के विज्ञान तथा विद्युत एवं चुंबकत्व में गाढ़ा संबंध है। प्रकाश के बारे में उन्होंने कहा कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले बात कर चुके थे। तो प्रकाश और विद्युत चुंबकत्व को काफ़ी हद तक उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसकी विवेचना की। विद्युत एवं चुंबकत्व का विज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिक सभ्यता की नींव है। विद्युत शक्ति, दूरसंचार, रेडियो और टेलीविज़न और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली विस्तृत प्रकार की प्रायोगिक युक्तियाँ इसी विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। यद्यपि गतिशील आवेश कण विद्युत और चुंबकीय बल दोनों आरोपित करते हैं, परंतु ऐसे निर्देश फ्रेम जिसमें सभी आवेश विराम में हो, आरोपित बल केवल विद्युत बल होते हैं। ये जो पर्पल कलर से अंडरलाइन किया है, दिस इज द, मतलब इसको पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको 1.5 लाइन को पढ़ के। इन 1.5 लाइनों में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन के सिद्धांत की पूरा निचोड़ है। अब मतलब एक व्यक्ति, इसको लिखने वाले लोग इस पर राजी कैसे हुए होंगे कि 12वीं क्लास का बच्चा इस 1.5 लाइन से क्या समझेगा। लेकिन जब ये 1.5 लाइन वो 5 साल बाद पढ़ेगा, 10 साल बाद पढ़ेगा, तो इन लाइनों को देख के वो उतना खुश होगा जितना मैं आज खुश हो रहा हूँ। ये कहते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता है कि आप कहाँ से खड़े होकर के अपना ऑब्जर्वेशन देख रहे हो। तो आइंस्टीन ने प्रूफ किया था अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 1905 की थ्योरी में कि अगर हम आवेश गति कर रहे हैं,
अगर उनके साथ हम गति करें, उन्हीं, इसको हम कहते हैं उन्हीं के फ्रेम में अगर गति करें, उन्हीं के फ्रेम में अगर गति करें, तो ये जो हम गति कर रहे हैं हम केवल चार्जों को देखेंगे, यानी हमारे लगेगा कि वहाँ केवल विद्युत क्षेत्र है, विद्युत प्रभाव है केवल। लेकिन अगर हम अपना फ्रेम चेंज कर लें, अगर हम अपना फ्रेम चेंज कर लें और हम उस स्थिति में चार्जों को देखें, तो हम मतलब हम रुक जाएं, हम रुक करके देखें या इस तरह से अपने फ्रेम को चेंज कर लें, तो हम देखेंगे कि वो गति वाले चार्ज ना केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंज के फॉर्मूलेशन की मदद से हम दिखा सकते हैं कि वहां चुंबकीय गुण भी आ गया। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बिल्कुल साफ साफ आइंस्टीन ने पब्लिश किया था, इसको बताया था। ये आइंस्टीन की मतलब महान दिमाग की उपज थी। उस बात को, उस पूरी चीज को, इसको शायद रिलेटिविटी समझने में लोगों को समय लग जाता है, उसको इस 1.5 लाइन में लिख दिया उन्होंने। और मुझे नहीं लगता, मैंने तो कभी इसकी विवेचना करते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी NCERT पर इस उम्मीद में कि शायद कोई हिंदी में इसको बता रहा हो या अंग्रेजी में इसको बता रहा हो, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये मतलब गजब है, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है कि रिलेटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण जो क्रक्स है, जो जिस्ट है, जो उसका निचोड़ है, वो नार्लिकर साहब की टीम ने 1.5 लाइनों में दे दिया। मतलब हेड्स ऑफ टू ग्रेट। तो गतिशील आवेश कण विद्युत तथा चुंबकीय गुण दोनों आरोपित करते हैं, परंतु लेकिन ऐसे निर्देश फ्रेम, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें सभी आवेश विराम में हों, गति में ना हो, विराम में हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुई खाली, तो हम आरोपित बल केवल विद्युत बल होते हैं। आप जैसे आप चल रहे हो, जैसे एक आवेश चल रहा है, आप उसके साथ चलो। जैसे कार में आप चलते हो, बस में आप बैठे हो, तो आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति आपके रिस्पेक्ट में तो स्थिर है, लेकिन बस तो चल रही है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर चार्ज आपके फ्रेम में स्थिर है तो आप केवल गतिमान, केवल विद्युत क्षेत्र को महसूस करोगे, विद्युत प्रभाव देखोगे। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे फ्रेम में हो जहाँ आपके रिस्पेक्ट में चार्ज चल रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर आप विद्युत प्रभाव भी पाओगे और चुंबकीय प्रभाव भी पाओगे। तो आइंस्टीन ने प्रूफ किया था कि चुंबकत्व जो होता है वो विद्युत प्रभाव की गति की वजह से ही होता है। इस चीज को यहां पे लिखा है उन्होंने। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घपरासी बल है, मतलब हजारों लाखों किलोमीटर तक काम करता है। इसका प्रभाव वहां भी अनुभव किया जाता है जहां अन्योन क्रिया करने वाले कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, क्योंकि यह बल अन्योन क्रिया करने वाले पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से घटता है। हमने पढ़ा है ना कि कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है, 1/r² होता है। तो r जब आपका इनफाइनाइट होगा तब जाके F0 होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट की जगह पे कुछ 2 लाख, 10 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, इस तरह करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो भी ये बल आराम से काम करता है। अरे भाई, पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, क्या उस पर काम नहीं कर रहा है? पृथ्वी से चांद 14 लाख किलोमीटर दूर है, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा है? जबकि लाखों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर की दूरी है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमें सीखेंगे कि विद्युत बल भी उतना ही व्यापक है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में परिमाण की कोटि कई गुना प्रबल है। तो हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल की तरह से ये भी अनंत परास का है। अनंत परास मतलब बहुत अनंत परास तो नहीं कहना चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा बल है जो कि बहुत दूर तक काम करता है, करोड़ों किलोमीटर दूर तक ये अपना प्रभाव दिखाता है। और विद्युत चुंबकीय गुण भी वैसा ही गुण है जैसा गुरुत्वाकर्षण जैसा ही, बहुत दूरी परास का है और दीर्घ परासी बल है, और साथ ही साथ ये गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पीछे की ऊपर से बात चल रही थी, आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी इस्तेमाल होता है। ये एक इक्विपमेंट है, आप इलेक्ट्रोस्कोप को गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको विद्युतदर्शी के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप्स को कहते हैं, और वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र यही सब है। ये चित्र जो है उसी इलेक्ट्रोस्कोप बनाने का एक तरीका है, आप कैसे बनाओ। तो अगर कभी मुझे फुर्सत मिलेगी इन सब चीज़ों को मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा इस इलेक्ट्रोस्कोप को बनाते हुए, अदरवाइज़ आप बहुत सारे वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं।
जहाँ तक ये स्वयं करो लिखा है यहाँ तक का पढ़िए, कैसे इलेक्ट्रोस्कोप बनाता है, समय हो तो आप इसको बना के देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप उसको सीखोगे। अब देखो आखिर में हम लोग पढ़ सकते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं अथवा अणुओं से बने हैं। सही सी बात है। यद्यपि वस्तुएं समानता विद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होते हैं पर उनके आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। क्या कह रहे हैं? आवेश हैं, आवेश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मतलब उनमें उदासीन व्यवहार इस बात को बता रहा है कि वो सारे आवेश एक दूसरे को संतुलित कर दे रहे हैं। मतलब इसे ये वही है कि आपके पास +2 है, आपने उसमें -2 जोड़ दिया तो ये 0 हो गए। 0 को हम उदासीन कह रहे हैं, तो माइनस को ऋण आवेश कह रहे हैं, इधर प्लस है तो इसको धन आवेश कह रहे हैं, और 0 का मतलब है उदासीन है। तो उदासीन होने का ये मतलब नहीं कि वहाँ आवेश नहीं है, उदासीन होने का ये मतलब है कि उसमें जितने भी आवेश हैं, उसमें जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है वो सब एक दूसरे को संतुलित कर दे रहे हैं। अणुओं को संभालने वाले रासायनिक बल, ठोसुम परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद, सेलोटेप, ये सब जो बल हैं, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव में संबंध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है, विद्युत नेचर के होते हैं, और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी हैं और ये हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। और तो ये भाई इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को, हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उसे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु होने का मतलब है कि वही कहा +2 और 2 दोनों बैलेंस करके 0 है। अब हमें इसको आवेशित करना है। आवेशित करने का एक तरीका यह है कि इस पर आवेश का संतुलन बिगाड़ दो। तो या तो इसमें आप थोड़े से चार्ज और घटा दो, इसमें से निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा इसके ऊपर चार्ज, या इसमें कुछ चार्ज जोड़ दो तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से किसी उदासीन को आवेशित करने के लिए, अब वो आवेशित ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उसमें एक प्रकार के आवेश को जोड़ने या हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है, तो हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य या अभाव का उल्लेख कहते हैं। इस बात को समझो, हम कहते हैं कोई वस्तु आवेशित हो गई। आवेशित होने का मतलब यह है कि जो उसके अंदर आवेशों का संतुलन था, कि जितने धन थे उतने ऋण थे, वो बिगड़ गया। या तो हमने ऋण आवेश वहाँ से कम कर दिए तो धनावेश ज़्यादा दिखने लगे तो हमारी वस्तु धनावेशित हो गई, या हमने उसमें ऋण आवेश बढ़ा दिए तो धनावेशित की तुलना में ऋणावेश बढ़ गए तो वस्तु ऋणावेशित दिख रही है। तो जब हम कहते हैं हमारी वस्तु आवेशित हो गई है, तो इसका मतलब है हमने उसका संतुलन बिगाड़ दिया। ठीक है, उसमें संतुलन उसका बिगाड़ दिया है। तो जैसे ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु से कम कसकर बंधे होते हैं, आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। कुछ आवेश है, इलेक्ट्रॉन है जो मजबूत नहीं बंधे हैं तो भाग जाएंगे। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है, और उसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। जब हम कांच की छड़ को, फिर से आ गए कांच की छड़ पर, जब अपनी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। या आपके पास ये रेशम का कपड़ा था, ठीक है, आपने उसके ऊपर इस तरह से कांच की रॉड थी, कांच की रॉड को लिया और उसके ऊपर इस तरह से रगड़ना शुरू किया। इस रगड़ने मात्र से हुआ क्या? रगड़ने मात्र से ये हुआ कि इस रगड़ से इसके जो चार्ज थे उनका, आवेशों का डिसबैलेंस हुआ, और इस कांच पर माइनस चार्ज इकट्ठा होने शुरू हो गए, और कपड़े पर से वो चूँकि गए हैं तो कपड़े पर आपके प्लस चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो रगड़ने की प्रक्रिया से कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता, कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा सा अंश होती है। तो आप कह रहे हो कि अरे सर, लगता है यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन, रेशम के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए कांच पर। ऐसा भी नहीं, रेशम के सारे
कांच पर नहीं गए हैं। आप ये समझ लो रेशम पर जितने भी हैं चार्ज, अगर हम रेशम पे चार्ज 100 मानते हैं तो 100 में से आप मान सकते हो 1% या 2% इलेक्ट्रॉन हैं जो कांच के छड़ पे गए हैं। 98% इलेक्ट्रॉन अभी भी रेशम के ऊपर बने हुए हैं। तो वही लिखा है, रगड़ने की प्रक्रिया से कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता और साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत छोटा सा अंश होती है और केवल वस्तु के कम कसकर आबद्ध इलेक्ट्रॉन ही रगड़कर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। जो कमजोर बंधे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वही केवल रगड़ने से भागते हैं। इसीलिए जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है और यही कारण है कि रगड़ द्वारा वस्तुओं पर आए आवेश को दर्शाने के लिए हम पदार्थों के कुछ निश्चित युगलों तक ही अटके रहना पड़ता है। इसीलिए मतलब ये संयोग ऐसा ही होता है, कुछ के साथ होता है। तो इसीलिए हम एम्बर, ऊन, बिल्ली की खाल, प्लास्टिक, कांच इन तक सीमित हैं क्योंकि उनमें ऐसी स्थितियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज की बातचीत। अगले अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चालक तथा विद्युत रोधी। यहाँ एक सवाल है कि भैया हमने प्लास्टिक की नहीं लिया, हमने प्लास्टिक लिया, हमने कांच लिया, क्या होगा अगर हम स्वेटर बुनने वाली सलाई का इस्तेमाल करें या खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करें? तो हम अगर स्टील के चम्मच, पीतल के चम्मच, एल्युमिनियम की सलाई जिससे स्वेटर बुना जाता है उसका इस्तेमाल करें तो क्या वहाँ पर भी ऐसा होगा कि स्टील का चम्मच एल्युमिनियम को अट्रैक्ट करेगा, स्टील को रिपेल करेगी, एल्युमिनियम को रिपेल करेगा, जैसा कि प्लास्टिक कर रहा था, कांच कर रहा था रिपेल, लेकिन प्लास्टिक कांच को कर रहा था अट्रैक्ट। तो क्या इस तरह से स्टील और एल्युमिनियम में भी, या सोने और चांदी की छड़ ले लें उसमें भी ऐसा होगा? आपका जवाब सोचिए इसके बारे में, कमेंट में लिखिए इसके बारे में कि क्या आप सोचते हैं, क्या उनके साथ ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये सभी तरह की संभावनाओं के बारे में आप सोचिए और अगले वीडियो में हम लोग इसको भी बात करेंगे, इस संभावना के ऊपर। तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और सोचते रहिए। सोचने की कला धीरे धीरे विकसित होती है, एक बार विकसित हो गई तो फिर आप उसका बहुत फ़ायदा उठाओगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।